हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम लोग मई 2020 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पहले सेक्शन वाइज न्यूज़ के फॉर्म में, फिर एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जिससे कि मई 2020 से आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर से सवाल आता है तो आप उसे कर सकें। ये पूरा वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, जैसे कि हमेशा हमारे सारे वीडियोस होते हैं। हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपीपीसीएस प्री और मेंस के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। बीपीएससी की आंसर राइटिंग भी चल रही है और आपकी यूपीपीसीएस की आंसर राइटिंग भी चल रही है। आप इन दो नंबरों पर कॉल कर सकते हैं हमारे किसी भी ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ट्विटर से अगर आप जुड़ जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, तो आपको मिलते हैं कई सारे माइंड मैप्स। जो लोग मंथली हमारा करंट अफेयर देखते हैं उनको पता होगा कि हम इसमें कैसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस करी जाएगी आपसे और फिर इन्हीं न्यूज़ पर आधारित एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आप पूरा समझते भी हैं मामला और फिर रिटेन करने के लिए एमसीक्यूज भी हमारे साथ सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। ये पूरे सेशन की पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप मेंबर को ऑलरेडी मिल जाती है। पहला यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पहला सेक्शन है एग्रीमेंट्स का। क्या क्या समझौते यहाँ पर हुए हैं। सीएसआईआर के आईजीआईबी यानी कि जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने यहाँ पर समझौता किया है फेल्यूडा के लिए। फेल्यूडा अभी समझेंगे। फेल्यूडा का नो हाउ लाइसेंसिंग प्राप्त करने के लिए सीएसआईआर के आईजीआईबी ने किसके साथ समझौता किया है? टाटा सन्स के साथ। ये बात ध्यान में रखनी है। अब आइए फेल्यूडा को समझते हैं। देखिए, वैसे तो फेलूदा क्या है? वैसे फेलूदा अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहे हैं। बंगाली लिटरेचर में सत्यजीत रे ने एक नॉवेल लिखी थी, उसमें उनका एक पात्र था फेलूदा करके। लेकिन फेलूदा इस समय क्या है? फेलूदा ये टेस्ट किट है इस समय। इसको दो साइंटिस्ट ने बनाया है। आईजीआईबी के दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम जो है सौविक मैती है और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है देवज्योति चक्रवर्ती। तो इन दोनों लोगों ने इनको बनाया है। वैसे तो सत्यजीत रे का करेक्टर है फेलूदा, क्योंकि वो बंगाल से हैं, उन लोगों ने इसका नाम रख दिया है इसे। लेकिन वैसे इसका एक एक्रोनिम भी है, यानी कि FNCAS एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन असे। ये जो है इसके नाम पर फेलूदा रखा गया है नाम, ठीक है। और ये किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए। आप समझ चुके होंगे। CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करेगी स्ट्रिप। जैसे कि सिंपल एक प्रेगनेंसी डिटेक्शन वाली स्ट्रिप्स का जैसे यूज़ किया जाता है, वैसे ही इसका यूज़ होगा। जेनेटिक मटेरियल ये SARS-CoV-2 वायरस का डिटेक्ट करेगा, जो कि कोरोना वायरस जो होता है कोविड-19 का, उसका पॉजिटिव एजेंट है, मतलब वो वायरस है। तो इसको डिटेक्ट करेगा। ये बहुत आसानी से डिटेक्शन हो सकेगा विद इन 1 आवर। केवल 500 रुपये से कम के खर्चे में ये डिटेक्शन इन्होंने प्रूव करा है कि काफ़ी हद तक ये रिलायबल भी है। स्ट्रिप पर दिखने वाला एक बैंड है, कंट्रोल बैंड। इस बैंड का अगर रंग बदल जाता है तो इसका मतलब आपने सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो बेकार हो गया। दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव है। यदि बैंड अपना रंग नहीं बदलेगा तो कोरोना निगेटिव मान लिया जाएगा मरीज को। तो अब देखिए, सवाल बनाने का स्कोप क्या है। आपसे पूछेंगे कि ये फेलूदा नाम का ये आपका टेस्टिंग स्ट्रिप किसने डेवलप किया है, तो आप IGIB CSIR को मार्क करेंगे। साइंटिस्ट का नाम आपको बता दिया, देव ज्योति चक्रवर्ती और आपका सौविक मैती, ठीक है। ये इस तरह का ये आपका फेलूदा है। अब क्या करना है? समझौता किस लिए किया टाटा सन्स के साथ कि फेलूदा का लाइसेंस मिल जाए। इस नो हाउ को अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो इसको बड़े पैमाने पर फिर जो डेवलप कर सकेंगे और छोटी छोटी जगह पर ये अवेलेबल होगा और लोग अपना टेस्ट खुद कर सकें। तो जो चीज़ मैंने बताई वो यहाँ पर लिखी भी हुई है टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ये हमारे पेड ग्रुप को मिल जाता है। पर लिखा हुआ है कि ज़मीनी स्तर पर कोविड-19 का त्वरित परीक्षण हो सके और सबके पास जो है आदान प्रदान की क्षमता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कम खर्चे में हो सके, ये इसका लक्ष्य है। इस वजह से लाइसेंसिंग के लिए CSIR के IGIB यानी कि जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी लेबोरेटरी ने समझौता किया है टाटा सन्स के साथ। अगला समझौता PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किया है यहाँ पर IIT दिल्ली के साथ। ये लोग भी कुछ कोरोना वायरस से संबंधित ही बनाएंगे। ये लोग रीयूजेबल PPE किट्स बनाने वाले हैं, जिस PPE किट्स को हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो अद्वितीय प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए, सामग्री जुटाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए दोनों साथ आए हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस जो है फाइनेंस करेगा, IIT दिल्ली का एक्सपर्टाइज रहेगा। तो लगातार 2-3 मंथ से जैसे आप सुन रहे हैं, ज़्यादातर न्यूज़ जो है कोरोना वायरस पर ही आधारित होंगी। भारत ने रशिया के साथ समझौता किया है कोकिंग कोल के लिए। ये हालांकि जो है नहीं रिलेटेड है आपका कोविड-19 से। कोकिंग कोल क्या होता है? कोकिंग कोल का डेफिनेशन अगर आपसे पूछ लें तो कोकिंग कोल का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, कोकिंग कोल इज अ टाइप ऑफ कोल विच ऑन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर के लिए NCERT में एक टर्म यूज़ किया जाता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है।
तो आपको जो है ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है हीटिंग की जाती है। उसके बाद ये एक प्लास्टिक के कह सकते हैं बॉल में बदलता है, फिर जो ठंडा जाता है जब, तो ये फूल करके एक स्पंज टाइप का बन जाता है जो कि एक कोक का फॉर्म ले लेता है, और जो कि काफ़ी अच्छा कार्बन कंटेंट देता है और अच्छा जलता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यूज़ की हाई होती है। तो कोकिंग कोल क्या है, जिससे कोक बन जाएगा, सिंपली ये है। तो कोकिंग कोल के लिए रशिया के साथ समझौता किया गया है। अब रशिया के साथ का मतलब क्या है कि रशिया की एजेंसीज हैं जैसे कि फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, और दूसरी सब ये आपकी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन जो है ईस्टर्न माइनिंग कंपनी। तो इनका नाम याद रखना वैसे ज़रूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कोकिंग कोल के साथ किस देश के साथ समझौता किया, रशिया के साथ। अगला समझौता है डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है टाटा पावर के साथ 37 एयरफील्ड के लिए, 37 एयरफील्ड के मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के लिए। भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को इसके तहत अपग्रेड किया जाना है, ये बात ध्यान रखनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर जो लगातार काम कर रहा है कोविड-19 के लिए, इन्होंने अभी इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है जिससे कि कोविड-19 टेस्टिंग किट्स की आवाजाही हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकें। तो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं होंगी कुछ, और कुछ जो है दूसरी लेबोरेटरीज है, यहाँ पर आदान प्रदान हो सके। भारतीय डाक सेवा का सहयोग लिया जाएगा जिससे टेस्टिंग किट की डिलीवरी समय समय पर की जा सके। आईसीएमआर ने प्लान किया था इस मई 2020 में कि वो 1 लाख टेस्ट जो है पर डे कंडक्ट करने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। ट्राइफेड ने यहाँ पर एमओयू साइन किया है एओएल के साथ ट्राइबल इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। एओएल का क्या मतलब है, यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता किया है कि जाहिर सी बात है जब भी आप आदिवासियों के लिए ट्राइफेड ज़्यादातर चीज़ें करता है तो उनकी आय बढ़ाने के बारे में सोचता है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ट्राइबल प्रोडक्ट्स बेचे जा सकें, ये भी है। और साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग जो है ये यहाँ पर समझौते में ये भी शामिल है कि वो राशन किट्स फ्री में इस समय जो कि कोविड-19 के समय ज़रूरत है सभी को, वो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन उपलब्ध करवाएगा, और उन्होंने इस बात की सहमति भी व्यक्त की है। फेडरल बैंक ने यहाँ पर टाइप किया है मनीग्राम सर्विसेज के साथ। मनीग्राम से डायरेक्ट बैंक टू बैंक डिपॉजिट सर्विस जो है इनेबल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब प्रवासी भारतीयों के लिए भारत में धन हस्तांतरण में आधुनिक कम लागत वाले तेज विश्वसनीय तरीके से धन पहुंचा सकें अप्रवासी भारतीय, उनके लिए है बेसिकली। ठीक है, मतलब एनआरआईज के लिए सुविधा है ये। एनआरएआई यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी पार्टनरशिप की है फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ। डॉट पे क्या है, डॉट पे है ये, डॉट पे ने लिखा है अपनी वेबसाइट पर एम्पावरिंग ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस विद डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो मतलब ये है कि इसमें जो है बिना ऐप की रिक्वायरमेंट के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर जुड़ सकते हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट करके वो आपस में जो है मतलब ये कर सकते हैं कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी सुनिश्चित कर सकते हैं, पेमेंट इंटरफेस सेटअप कर सकते हैं, मतलब खाना वगैरह जो है बहुत आसानी से कैसे पहुंचाया जाए एक जगह से दूसरी जगह तक कॉन्टैक्टलेस, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। रेस्टोरेंट वाले काफ़ी दिन से परेशान है अगर हम देखें, क्योंकि वो अपना बिजनेस नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ही जो है साथ बैठने साथ खाने पर आधारित है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अब वो वहाँ पर डाइन आउट वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये समझौता किया है डॉट पे के साथ कि कहीं ना कहीं से वो अपना बिजनेस भी जारी रख सकें और कस्टमर्स भी अपना खाना खरीद सकें और कोई कांटेक्ट भी ना हो आपस में। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि डिजिटल ऑर्डरिंग के लिए, बिल सेटलमेंट्स के लिए, कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए, ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समझौता किया है। डीजीडीई और ई गव फाउंडेशन ने जो है ऑनलाइन मैनेजमेंट और ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड्स यानी छावनी के लिए समझौता किया है। डीजीडीई का क्या मतलब है, इसका मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स। ठीक है, इन्होंने ई गव ने मिलकर के एक सर्विस डेवलप की है ई छावनी नाम से। तो ये आपसे पूछे अगर डायरेक्टली कि ई छावनी इनिशिएटिव किसका है, तो ये दो बॉडीज़ का है, मतलब ये डीजीडीई ने ई गव फाउंडेशन के साथ मिलकर के ई छावनी डेवलप किया है। आगे ओएनजीसी और एनटीपीसी ने एक समझौता किया है संयुक्त उद्यम किसके लिए, नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय में एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए। ठीक है, अंतर्गत दोनों कंपनियां भारत सहित विदेश में अपतटीय पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावना तलाश करेगी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि
हेल्थ को प्रमोट करेंगे। कोविड-19 के चलते लोगों की वैसे भी हेल्थ ख़राब हो रही है लॉकडाउन में रह करके, तो ये सब ना हो इसके लिए इन्होंने टीम किया है, मतलब ये साझेदारी की है। इसमें कंट्रीज़ के एथलीट्स को, सपोर्टर्स को और वर्कर्स या फिर जो भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनको साथ ला करके फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करेंगे। आगे है आरईसी लिमिटेड और ताज सैट्स ने फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने के लिए समझौता किया। आरईसी लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। सौभाग्य योजना की नोडल एजेंसी भी यही रही है। और जो ताज सैट्स है वो जॉइंट वेंचर है आपका IIHCL का और सैट्स लिमिटेड का। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि मील पैकेट्स यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्होंने सर्व किया न्यू दिल्ली में। फ्रंट लाइनर वर्कर्स आप जान रहे हैं किसे बोला जा रहा है कोरोना काल में, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे सफाई कर्मियों को, नर्सिस को और सपोर्ट स्टाफ और पुलिस वालों को। ऊर्जा वित्त निगम यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि बिजली मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक PSU है, इसने मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश में किसके साथ? नर्मदा बेसिन पावर प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ, NBPCL के साथ। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे 22,000 करोड़ रुपए से। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए जाएंगे 225 मेगावाट के, और पावर कंपोनेंट भी ला करके 12 जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश के, उनको इसमें एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो MPG के पढ़ते हैं, जो MPPCS की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको ज़रूर देखिएगा ध्यान से। फ्लिपकार्ट ने MOU यहाँ पर साइन किया है कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ, मैंगो फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। यहाँ पर मैंगो किसान यानी कि जो मतलब आम के किसान हैं, जिनके आम के बागान हैं, अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट उनको लगभग फ्री में उनका प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करेगा, जिससे वो अपने आमों को सड़ने से पहले बेच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है वही लैंग्वेज में, मैंगो बोर्ड फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, वेंडर हैं, कल्टीवेटर हैं, डीलर हैं, वो प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं अपना सामान बेचने के लिए। फ्लिपकार्ट उनको प्रोवाइड करवाएगा। ये न्यूज़ आपने काफ़ी सुनी होगी, अभी ये अप्रूवल मिला है। भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए ADB से ऋण समझौता किया है। ऋण समझौता अप्रूव हो गया है, $177 मिलियन का है। तो सबसे पहले याद रखना है कि किसने फंड किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इनका हेडक्वार्टर जो है मनीला फिलीपींस में है। इन्होंने $177 का फंड किया है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, सड़कों के उन्नयन के लिए ये किया गया है। वैसे तो और भी डिटेलिंग है, मिनिमम डिटेलिंग यहाँ पर रखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पर। बहुत सारे नियुक्ति हुई हैं यहाँ पर। नियुक्ति तो लगातार होती रही हैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, फंक्शन नहीं होता। यदि फंक्शन होता है नियुक्ति वाला तो उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। तो नियुक्ति यहाँ पर हुई है शिखा शर्मा की, गूगल पे इंडिया की सलाहकार ये बनी है। ठीक है, गूगल पे इंडिया की एडवाइज़र बनी है शिखा शर्मा। गूगल पे आपको पता है UPI पेमेंट इंटरफेस जैसे कई सारे हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। गूगल पे काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। गिरिधर अरमाने का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी के रूप में। अरविंद कुमार शर्मा ये MSME मंत्रालय के सेक्रेटरी बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये इतना ध्यान रखना जरूरी नहीं है। कृष्णन रामचंद्रन जो है ये MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यहाँ पर बन गए हैं मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के। जब भी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को विदेश में कोई पद मिलता है, बड़ा पद मिलता है, तो उससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अशोक माइकल पिंटो, ठीक है, इनको अभी पद मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें अभी भारतीय अमेरिकी वकील जो है ये माइकल पिंटो वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का डेलीगेट बनाया है। ठीक है, वर्तमान में ये अमेरिका के राज्य कोष यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के पद पर हैं, और अभी इनको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के में अमेरिका का डेलीगेट बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। तरुण बजाज ये जो है न्यू डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक हैं तरुण बजाज। अतानु चक्रवर्ती को ये रिप्लेस करेंगे। अधीर रंजन चौधरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो है चेयरपर्सन बने हैं। अगेन का मतलब दोबारा, पुनः नियुक्ति इनकी हुई है। अभी भी ये थे अधीर रंजन चौधरी, आपने नाम सुना होगा, और अब फिर से ये बन गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बनता है कि क्या
पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो पुनः नियुक्त हो सकता है। तो प्रूफ हुआ कि बिल्कुल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, अब हमको ये कमेंट करके बताइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं। इंदु शेखर चतुर्वेदी ये सेक्रेटरी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बनी है ये। ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा, श्री मनोज आहूजा बन गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के नए चेयरपर्सन। फिलहाल वो लबासना में डायरेक्टर थे। आईएएस ऑफिसर वी विद्यावती ये जो है न्यू डायरेक्टर जनरल बनी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपकी जीके के लिहाज से और करंट के लिहाज से तो है ही। इस समय एएसआई के न्यू डायरेक्टर कौन है? वी विद्यावती, ध्यान रखिएगा। बॉक्सर जो है अखिल कुमार, नाडा की अनुशासन पैनल में उन्हें फिर से शामिल किया गया है। वो इस पैनल में सर्व कर चुके हैं 2 साल, 2017 से 19 तक। उन्हें फिर से इस पैनल में शामिल किया गया है। अर्जुन अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। फिलहाल जो है वो एसीपी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, गुरुग्राम हरियाणा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो इस समय हेड हैं रॉबर्ट एजविडो, इन्होंने अनाउंस कर दिया अपना रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन इनका होगा, वैसे तो इनका कार्यकाल 2021 में सितंबर में समाप्त होना था, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा इस बार जल्दी, क्योंकि उन्होंने दे दिया इस्तीफा। जब नए कोई नियुक्त होते हैं WTO के हेड तो हम आपको अपडेट करेंगे इसके बारे में। जुबैर इकबाल ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। इनकी नियुक्ति जो हुई है 3 साल की अवधि के लिए हुई है। अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा, इन्होंने सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो अलीबाबा से वो पहले ही जो है हट चुके हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर पर हट चुके हैं और सॉफ्ट बैंक को भी इन्होंने छोड़ दिया है। दिलीप उम्मैन जो हैं ये भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं मतलब हेड। तो दिलीप उम्मैन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। गोविंद राजुलू चिंटला, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? नबार्ड। नबार्ड में ये बने हैं आपके नए चेयरपर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय श्री भानवाला हैं, इनका नाम है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। ये अभी बने रहेंगे पद पर, लेकिन जब भी इनकी सेवानिवृत्ति होगी अगले जो है चेयरपर्सन रहेंगे गोविंद राजुलू चिंटला। जब अनाउंस कर दिया है तो हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। आपसे पूछेंगे कि 2022 में नए चेयरपर्सन नबार्ड के कौन बनेंगे, तो इनका नाम होगा गोविंद राजुलू चिंटला। कामन रेनहार्ट ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई उपाध्यक्ष हैं और मुख्य अर्थशास्त्री हैं, न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक IMF, इनकी नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल काफ़ी एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, इनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होनी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन काफ़ी न्यूज़ में थे, आपने देखा होगा मई के तीसरे सप्ताह में न्यूज़ चल रही थी, ट्विटर पर भी चल रहा था। 22 मई से WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये जो है इन्होंने जो है जापान के पर्सन को रिप्लेस किया है। WHO में 2 निकाय होते हैं, एक जो है विश्व स्वास्थ्य सभा होती है यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मेनली जो डिसीजन होते हैं WHO के इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा पद उन्हें मिला है और जरूर से जरूर देखिएगा हमारे वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा। आभास झा ये दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर बने हैं। ठीक है, एक बार फिर से किसी भारतीय को अगर किसी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई पद दिया है तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आभास झा जो है दक्षिण एशियाई देशों में सर्वोत्तम समाधान तलाशने का प्रयास करेंगे और नेतृत्व करेंगे, प्रेरणा बनेंगे, और ये है इनका काम कुल मिला के। आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर भी आ गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने इनको बनाया है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे लिखा है प्रैक्टिस मैनेजर अर्बन एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, आभास झा। असम की उद्यमी जो है इनका नाम है जावी फूकन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। ठीक है, FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। श्री प्रेम के नायर ये बने हैं नाइजर रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत, एम्बेसडर।
मार्कस ट्रॉयजो ये बने हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है। एस एन राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई अध्यक्ष और एमडी बनी है, बस यही याद रखिएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र बत्रा, ये अब मेंबर बन गए हैं ओलंपिक चैनल कमीशन के। ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर बनाए गए हैं जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र बत्रा। ये जो है इसके अलावा जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी हेड कर रहे हैं, तो इनके सारे पद ध्यान रखिएगा। थायरी डेलपोर्ट ये जो है विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने हैं। आबिद अली नीमच वाला जो है इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था जून 2020 से, तो नया सीईओ और एमडी अनाउंस कर दिया है विप्रो ने, थैरी डेलपोर्ट। ऐमान इज्जत ये फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख जो है मतलब कंपनी कैब जेमिनी ग्रुप, कैब जेमिनी ग्रुप के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनेंगे ऐमान इज्जत। आगे है लियोपुरी, लियोपुरी ये नए चेयरपर्सन बने हैं जेपी मॉर्गन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के। वेंकट रमानी सुमंत्रन इन्हें जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है इंडिगो का। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर डिफेंस करंट अफेयर। डिफेंस करंट अफेयर में भी अपॉइंटमेंट है एक तरीके से। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला बनाए गए हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड के यहाँ पर डायरेक्टर। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है ये कहाँ पर है, ये शिमला में है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इनकी वेबसाइट में लिखा है शिमला में है। बाकी अजय शुक्ला के बारे में लिखा है कि उन्होंने पहले कहाँ कहाँ सर्व किया 1982 में, फिर बाद में, ये सब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु लॉन्च किया था। समुद्र सेतु लगातार ये चलता रहा कोविड पैंडेमिक के दौरान। ओवरसीज में यानी कि विदेश में जो हमारे भाई हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने का जिम्मा अपनाया था रक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने और इनसे संबंधित विभागों के ऑफिसर्स ने ये चलाया था सी ब्रिज या फिर समुद्र सेतु, यानी कि वहाँ से लोगों को वापस लाने का अभियान। रक्षा मंत्रालय का यहाँ पर काम था उनको बचाने का, विदेश मंत्रालय का दूसरे देशों से समन्वय बनाने का, गृह मंत्रालय का यहाँ वाली चीज़ें देखने का और स्वास्थ्य मंत्रालय का उनका टेस्टिंग वगैरह करने का। ये न्यूज़ जो है बड़ी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें फैक्ट भी हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। हमारे रक्षा मंत्री जो इस समय श्री राजनाथ सिंह जो हैं इन्होंने ICGS सचेत को और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं को जलावतरण किया, यानी कि पानी में छोड़ दिया एक तरीके से। इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में, भारत के तटरक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है जब किसी तटरक्षक जहाज यानी ICGS को कमीशन किया गया हो ऑनलाइन, यानी कि डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया हो, डायरेक्ट लोग वहाँ पर इकट्ठे ना हुए हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ICGS सचेत को कमीशन किया गया। तो ICGS सचेत जो है ये एक अपतटीय गश्ती जहाज है, OPV कहेंगे हम, ऑफशोर पेट्रोल वीजल जिसको बोलते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है। इसके अलावा 2 नौकाएं छोड़ी गई थी इंटरसेप्टर बोट्स जिनका नाम है IB इंटरसेप्टर बोट्स, ये हो गया IB। उसके बाद इनका कोड है C450 और C451, याद रखना भी आसान है। तो ICGS सचेत पूछ ले क्या है तो वो OPV है, ऑफशोर पेट्रोल वीजल, और इंटरसेप्टर बोट्स कौन सी हैं, ये वाली हैं। पहली बार ऐसा मौका है कि किसी जो है ऑफशोर पेट्रोल वीजल को डिजिटल माध्यम से पानी में छोड़ा गया हो। हमारा 7वां LCU युद्धपोत जो है पानी में छोड़ा गया है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप इसको बोलते हैं LCU को शॉर्ट में। L57 इसका नाम है। इंडियन नेवी ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार आइलैंड में इसको छोड़ दिया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स GRAC ने इसको डेवलप किया है। तो हमारा ये LCU यानी कि लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप की Mark 4 वारशिप में 7वां जहाज है। ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी अप्रूव किया है 26 डिफेंस आइटम्स का प्रोक्योरमेंट लोकल सप्लायर्स से। जो वैसे भी आपका मेक इन इंडिया क्लॉज जोड़ा गया था, जैसे 127 में 26 आइटम जो है मंगवाए गए हैं क्लॉज नंबर 3A के तहत, जिसमें साफ साफ लिखा है कि डिजिटल इंडिया को सॉरी मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस दी जाएगी रक्षा प्रोक्योरमेंट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी आत्मनिर्भर बनने की बात कही जा रही है, तो जो भी प्रोक्योरमेंट जरूरी है वो यहाँ के सप्लायर से करवाया जा रहा है मेक इन इंडिया को वरीयता देने के लिए डिफेंस के द्वारा। सेना कमांडरों का सम्मेलन ये वैसे तो होना था जून में,
लेकिन इसको पोस्टपोन किया गया। किसकी वजह से सभी को पता है। अब 2 चरणों में इसको आयोजित करना है। पहला चरण जो है जून के अंतिम सप्ताह से शायद शुरू हो सकता है। भारतीय वायुसेना के स्टेशन सुलूर में तेजस MK1 FOC विमान को स्क्वाड्रन नंबर 18 में, जिसको रिवाइव करके अब फ्लाइंग बुलेट्स बोला जा रहा है, इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये है कुल मिला करके। मिसाइल पार्क जो है सेटअप की गई है INS कलिंगा के कह सकते हैं बेस में, जो कि आपका विशाखापट्टनम में स्थित है, जहां पर गैस रिसाव हुआ था। INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। तो ये कहाँ पर है आपसे पूछ सकते हैं। अग्निप्रस्थ ये विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी कि आपके पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। वही 4 सेक्शन होंगे। पुरस्कार और सम्मान का नाम, विजेता संगठन, व्यक्ति, कंपनी कौन है, और जिस संगठन या संस्थान या सरकार के द्वारा दिया गया है वो। तो सबसे पहला पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है ये आज दिया जाता है जापान की सरकार के द्वारा। ठीक है, और जापान की सरकार ने इस बार दिया है मणिपुर के डॉक्टर थंगजम धबाली सिंह को। इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं प्रीवियस मंथ में, लेकिन ये अवार्ड अभी जो है ऑफिशियली दिया गया है सरकार के द्वारा। जापान की सरकार ने उन्हें भारत और जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। निक्केई एशिया पुरस्कार IIT मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को दिया गया है। ये एशिया के व्यक्ति को दिया जाता है, एशिया साउथ एशिया के व्यक्ति को जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं मानवता के क्षेत्र में। तो उन्हें पुरस्कार दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में। नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण पर इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको दिया गया है। पहले भी ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं भारत सरकार की तरफ से। इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्य बनी है शोभना नरसिम्हन। वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो जब भी कोई, मैंने बताया आपको, कभी भी किसी इंडियन को कोई भारत से बाहर अगर कोई पद मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो इम्पोर्टेंट होता है। डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ साइंसेस ने किसे अपना फेलो बनाया है, तो ये है शोभना नरसिम्हन। पुलित्जर पुरस्कार अनाउंस हो चुके हैं। पुलित्जर पुरस्कार की वैसे कई सारी कैटेगरीज होती हैं, सारे हमको नहीं याद रखने होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार होता है पुलित्जर का, वो फिक्शन की कैटेगरी में जो अवार्ड मिलता है वो होता है। ठीक है, फिक्शन यानी उपन्यास की कैटेगरी में जिस नावल को मिला है वो, उसके ऑथर कौन है। ठीक है, उसके अलावा हम जनरली कोई नहीं याद रखते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि फीचर्ड फोटोग्राफी की कैटेगरी में भारतीय मूल के पत्रकारों को अवार्ड मिला है, तो ध्यान रखेंगे। ये भारतीय मूल के पत्रकारों का नाम लिखा हुआ है, दार यासीन, मुख्तार अहमद और चन्नी आनंद। इनको ये पुरस्कार मिला है पत्रकारिता के अवार्ड में, मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला US का सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है। लॉकडाउन कवरेज में इन्हें सम्मानित किया गया, इन पत्रकारों को। उसके अलावा फिक्शन की कैटेगरी में जो अवार्ड है वो किसे मिला है। फिक्शन की कैटेगरी में अवार्ड गया है, उपन्यास का नाम है द निकल बॉयज, द निकल बॉयज, और इसके लेखक हैं कॉल्सन वाइट हेड। ठीक है, कॉल्सन वाइट हेड। तो फीचर्ड फोटोग्राफी में 3 भारतीय, दार यासीन, मुख्तार अहमद, चन्नी आनंद, और फिक्शन में कॉल्सन वाइट हेड, ध्यान रखिएगा। अगला अवार्ड मार्कस वैलेनबर्ग प्राइज 2020 किसे मिला है। जोसेफ J लैंड्सबर्ग, रिचर्ड H वार्निंग और निकोलस C कोप्स को। 3 लोग हैं। किंग कार्ल गुस्ताफ 16 जो स्वीडन के राजा हैं, वो इनको प्रदान करेंगे अवार्ड। ये पुरस्कार स्टॉकहोम में एक समारोह में दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल ये किसे मिलेगा। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं, किंग जोंग उन, जो हैं न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी सारे, इंडियन मीडिया को बड़े पसंद है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें अवार्ड देंगे या मेडल देंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल। ये किस लिए दिया जा रहा है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किंग जोन उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की यादों को संजो कर रखने के लिए, उनकी भूमिका के लिए ये सम्मान किया जा रहा है। ठीक है, मॉस्को में आमंत्रित किया गया था उनको ये पुरस्कार लेने के लिए। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर 2020 ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को मिला है। ये पुरस्कार हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, बस ये याद रखना है आपको। तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मिला है सौरभ लोढ़ा को। वेंडर वॉल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के
अतीत में तर्क संगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उन्हें ये मिला है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेट ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिया है। तो इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए मिला है कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को। एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन यानी कि दूध की अशुद्धता को हटाने में कार्य करने की श्रेणी में अवार्ड मिला है वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज एलएलपी मुंबई को, मतलब लिमिटेड मुंबई को। और प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी के लिए अवार्ड मिला है एमरटेक सॉल्यूशंस मुंबई को। उसके अलावा ई कॉमर्स सॉल्यूशंस की कैटेगरी में मूव फार्म हरियाणा को मिला है। और ब्रीड डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट एंड न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आदिश टेक्नोलॉजीज को, ये बेलगावी कर्नाटक में इनका है। तो ये पशुपालन से संबंधित ये अवार्ड दिए गए थे। आप अगर इनको नहीं भी पूछा जाए तो जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे और आपसे पूछा जाए कि पशुपालन में सरकार क्या प्रमोशन कर रही है, तो ये अवार्ड का नाम डाल सकते हैं छोटा सा। अगला अवार्ड है स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष बेंगलुरु के हवाई अड्डे ने जीता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स जो होते हैं इसमें लगातार बेंगलुरु एयरपोर्ट ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे की कैटेगरी में ये अवार्ड लगातार जीता है। दुनिया भर के 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए डच वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। क्या हमको सारे 17 पत्रकारों से कंसर्न है? नहीं, हमको अपने एक पत्रकार का नाम ध्यान रखना है जिनको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, और उस पत्रकार का नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। ठीक है, सिद्धार्थ वरदराजन ये भारत से हैं, लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। ये शायद वायर से रिलेटेड हैं ये सिद्धार्थ वरदराजन। बाकी आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आने की संभावना बेहद कम है। सिद्धार्थ वरदराजन जो कि वायर से जुड़े हुए हैं, द वायर से, तो इनको ये पुरस्कार मिला है डच वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 ये सानिया मिर्जा को मिला है। एशिया या फिर ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय ये टेनिस प्लेयर बन गई हैं, ध्यान रखिएगा इनका नाम। तो इस कैटेगरी में इन्होंने प्रिस्का मेडेलिन नुग्रोहो को पछाड़ दिया है और ये अवार्ड जीत लिया है एशिया ओशनिया रीजन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड। वाइस एडमिरल GM हीरनंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर 2020 ये अवार्ड जो है मिला है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। नाम ध्यान रखना भी आसान है, हीरो के नाम पर है, मतलब एक्टर के नाम पर है। एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल ऑफ द सदर नेवल कमांड इन कोची, इनको कमीशन किया गया था इसमें, और ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी मैरीटाइम वारफेयर सेंटर कोची केरला में। तो ये हीरनंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिली है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। अगला अवार्ड है अलेक्जेंडर डेरलिम्पल अवार्ड 2019, ये मिला है वाइस एडमिरल विनय बधवार को। विनय बधवार को ये पुरस्कार मिला है भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। ये पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है किसी भी देश को। और ये क्यों दिया जाता है? ये पुरस्कार जो है यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की मुख्य समिति के द्वारा ये देख करके दिया जाता है कि कौन हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने का पूरे विश्व में प्रयास कर रहा है। तो ये मिला है वाइस एडमिरल विनय बधवार को। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, यूएन मिलिट्री जेंडर ऑफ द एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये सुमन गवानी को मिला है। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर सुमन गवानी। यूएन का अवार्ड है, बहुत आने की संभावना है, बिल्कुल इसको आप रट लीजिएगा। यूएन के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुमन गवानी को मिला है। ये पहला मौका होगा जब किसी भारतीय शांतिदूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है हाल में। 2011 में वो शामिल हुए थे, बेसिकली मेल हैं, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से उन्होंने स्नातक किया था, फिर आर्मी सिग्नल कॉर्प्स में शामिल हुई थी। एक्चुअली ये फीमेल हैं, ये जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पोखर की गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, फीमेल हैं। ये है मेजर सुमन। ठीक है, तो मिस्टेक है यहाँ पर, माफ़ी चाहेंगे। ये है मेजर सुमन, ये फीमेल हैं। नाइपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर ईयर 2020 ये मिला है भारतीय अमेरिकी
आईबीएम वैज्ञानिक राजीव जोशी को। ये पुरस्कार न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है नाइपला। ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान के लिए। क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार ये दक्षिण अफ्रीकी एचआईवी शोधकर्ता कुरैशा अब्दुल करीम को मिला है। क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, तो ये फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। और मिला किसे है? एक साउथ अफ्रीकन रिसर्चर को, जिनका नाम है कुरैशा अब्दुल करीम। बुक्स एंड ऑथर पर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट किताबें और कौन कौन उसके लेखक हैं, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। पहली किताब का नाम है प्रोफेसर बी बिलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। इसको ऑथर किया है यानी लिखा है केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेखक का नाम होने के साथ साथ यहाँ उसका नाम भी है जिसने रिलीज़ किया, तो लेखक नहीं है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने रिलीज़ किया इस किताब को, ठीक है, जारी किया है। तो प्रोफेसर बी बिलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ये किताब है, ये ई बुक के तौर पर लॉन्च हुई थी प्रोफेसर बी बिलाल की स्वर्ण जयंती पर, उनके जन्म शताब्दी पर, यानी 100 वर्ष पूरे होने पर उनके बर्थडे के। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड, इसको जारी किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये गाइड जो है लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वें फाउंडेशन डे पर। किताब है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। ये लिखा है विजयंत के पिता कर्नल वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी, जो कि एक लेखिका है उन्होंने। तो ये पुस्तक वीर चक्र विजेता जो है मरणोपरांत जिन्हें मिला था वीर चक्र, कैप्टन विजयंत थापर की बायोग्राफी है, उनके फादर ने लिखी है एक लेखिका के साथ मिलकर के। फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, शाही पत्रकारों ने लिखा है, स्कॉबी और कैरोलिन नाम है इनका। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर आधारित है, ये पहली बायोपिक है, इसका प्रकाशन होगा 11 अगस्त 2020 को। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी, ये लिखा है एक चीन के साहित्यकार फैंग फैंग ने। तो 60 दिन का लॉकडाउन पीरियड जो है कोविड-19 के दौरान वुहान का रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट्री लिखी है या फिर जो है अपनी यादों को लिखा है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड की किताब इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टेट पीसेस वाले बहुत पूछते हैं। रस्किन बॉन्ड ने अब तक पिछली 4 किताबें जारी की हैं, किसी न किसी स्टेट पीसेस में उनकी किताबें जरूर पूछ ली जाती हैं। तो हॉप ऑन अगर आपके में आ जाए, ये पूरा नाम नहीं आएगा, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। हॉप ऑन किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। द इकबॉग लिखा है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है पूरी, जेके रोलिंग ने। जेके रोलिंग की ये नई एडिशन आई है इकबॉग, उन्होंने तय किया है कि इससे जो भी रॉयल्टी आएगी वो कोविड संक्रमित लोगों पर ही खर्च करने वाली है। तो द इकबॉग की लेखिका कौन है आपसे पूछ ले तो, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है, जेके रोलिंग। अब इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। डे सबसे पहला डे है इंटरनेशनल लेबर डे, मई का पहला दिवस होता है, मई दिवस जिसको बोलते हैं भारत में। वर्ल्ड ट्यूना डे ये होता है 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को, इसी दिन लगभग आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो भी देखेंगे हम लोग। वो देख चुके हैं बेसिकली। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये आता है 4 मई को। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स ये 5 मई को होता है। इस बार इसकी थीम थी सेलिब्रेट डिमॉन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। विश्व हस्त स्वच्छता दिवस ये 5 मई को होता है, इसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। जाहिर सी बात है कोविड-19 पर आधारित है थीम। वर्ल्ड एस्थमा डे ये होता है 5 मई को, इनफ अस्थमा डेथ्स ये इसकी थीम थी। बैसाख दिवस होता है 7 मई को। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है 7 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है 8 मई को। रेड क्रॉस वाला ध्यान रखिएगा, आ सकता है। उसके अलावा टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ दोज हु लॉस्ट लाइव्स इन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जान गंवाने वाले व्यक्तियों का स्मृति दिवस ये होता है 8 और 9 मई को। इस वर्ष हमने द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। वर्ल्ड थैलीसीमिया डे होता है 8 मई को, इसकी थीम बहुत बड़ी है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे होता है 9 मई को, बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड ये इसकी थीम थी। मदर्स डे 2020 ये होता है 10 मई को। इंडिया सेलिब्रेट्स इंडियन टेक्नोलॉजी डे, तो हमारा राष्ट्रीय तकनीक दिवस होता है या फिर प्रौद्योगिकी दिवस होता है 11 मई को।
इंटरनेशनल नर्सेस डे ये होता है 12 मई को। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसकी थीम थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ के रूप में मना रहा है, जो कि पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल फैमिली डे ये होता है 15 मई को, ठीक है। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस डे 2020, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस, ये 16 मई को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये होता है 16 मई को। उसके बाद वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये होता है 17 मई को। उसके बाद वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उच्च रक्तचाप दिवस, ये होता है 17 मई को। इस बार इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस होता है 18 मई को। इस बार इसकी थीम थी म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था 20 मई को। इस बार इसकी थीम रखी गई थी बी इंगेज्ड, ठीक है, यानी कि मतलब बी इंगेज्ड है, इसको फिर कभी मनाते हैं। कोरोना वायरस से बचें फिलहाल, यही जरूरी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये होता है 20 मई को। और भारतीय चाय दिवस, सॉरी सॉरी, इंटरनेशनल टी डे कब होता है? 21 मई को। एंटी टेररिज्म डे यानी आतंकवाद विरोधी दिवस ये होता है 21 मई को। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है 22 मई को। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की थीम इस बार की थी आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। उसके बाद इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, इसकी थीम थी एंड जेंडर इनइक्वलिटी एंड हेल्थ इनइक्वलिटीज एंड फिस्टुला नाउ, ये होता है 23 मई को। उसके बाद वर्ल्ड टर्टल डे ये होता है 23 मई को। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये होता है 25 मई को। वर्ल्ड थायराइड डे होता है 25 मई को। वर्ल्ड हंगर डे ये होता है 28 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ ये होता है 28 मई को ही। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ये होता है 29 मई को। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये होता है 29 मई को। और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ये होता है 29 मई को ही। अब इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख लेते हैं। राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, केंद्र सरकार इसको सेटअप करने वाली है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण, जिसको एपीडा बोल सकते हैं, उसके तत्वाधान में की गई है। इनका उद्देश्य क्या है? अब इस फोरम का उद्देश्य है कि वैश्विक बाजार में चावल के निर्यात और विशेष रूप से इसको बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों की पहचान करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, जो भी जानते हैं इसके बारे में उसको साथ लाना, अगर किसी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करवाना, और घटनाक्रमों पर नज़र रखना। तो ये इसका काम रहेगा चावल निर्यात संवर्धन मंच का। आपसे पूछ सकते हैं कि किसने इसकी स्थापना करी है? इसकी स्थापना की है एपीडा ने। एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने हाथ मिलाया है यहाँ पर चिल्ड्रन और फैमिलीज को हेल्प करने के लिए जो कोविड-19 से प्रभावित हैं। कहाँ कहाँ करेंगे ये काम? तो ये लोग काम करेंगे सब सहारन कंट्रीज़ में। करीब जो है 13 देशों के बच्चे हैं सब सहारन कंट्रीज़ में, उसको हेल्प करेंगे। स्कूल जिनके बंद हुए हैं उनको दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंट एजुकेशन, और जो परिवार गरीब है उनको नगद सहायता पहुंचाने में हेल्प करेगा ये एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ मिल करके। तो दोनों ध्यान रखिएगा। यूएन वाली जो भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट तो है ही एग्जाम के लिए। आपसे पूछ लेंगे कि यूनिसेफ के साथ आगे कौन आया था, या फिर पूछ लेंगे कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का साथ लिया था एयरटेल अफ्रीका ने सब सहारन कंट्रीज़ के बच्चों को और फैमिलीज़ को सहायता करने के लिए। अगला देख लेते हैं। ये मैं इंग्लिश आपको दिखा रहा हूँ, खाली रीड मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा इंग्लिश वाले। आपको सब दिख रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे, और सारे टर्म्स मैं बता ही देता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में। केंद्र ने यानी केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। इसके तहत 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, मतलब केंद्र की तरफ से आएगा। हालांकि इसका कार्यान्वयन जो है वो स्टेट करेगा। ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी नोडल एजेंसी होगी कोणार्क शहर को, और बेसिकली कोणार्क के सूर्य मंदिर को यहाँ पर मॉडर्नाइज करेंगे, सोलर पैनल्स वहाँ पर लगाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का यूज करेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे? गंग वंश के शासक ने बनवाया है, उसका नाम है नरसिंह देव। ये हमारे यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल है। आप कमेंट करके बताइए कि लिंगराज टेम्पल जो है ओडिशा में, एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल कोणार्क मंदिर की तरह ही, वो किस वंश के शासक ने बनवाया है? आप वंश का नाम बता दीजिए खाली। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए समिति का सृजन किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और इसको हेड करेंगे
राजेश भूषण, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं यूनियन हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर के, ठीक है, राजेश भूषण। तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में जो खामियां हैं उसको सुधारने के लिए, अत्यधिक कुशल मानक बनाने के लिए, वैश्विक मानकों के अनुसार इसे वैसा ही बनाने के लिए और सुधारों और सिफारिशें देने का काम किया, मतलब सुधार बताने के लिए और इसके संबंध में सिफारिश करने का कार्य दिया गया है राजेश भूषण कमेटी को। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं कि आपने पढ़ा भी है तब भी आप नहीं जान पा रहे हैं। आपसे पूछ लेंगे कि बताइए राजेश भूषण कमेटी किससे रिलेटेड है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, ड्रग रेगुलेटरी होगा, इन्वायरमेंट होगा, फॉरेस्ट होगा, या फिर कोविड-19 हो सकता है। तो आप चूज करेंगे ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। ऑबिचुरीज देख लेते हैं जो कि जनरली काफ़ी सारी होती हैं, हम खाली उन्हीं को देखेंगे, मतलब ध्यान से उन्हीं को देखेंगे जिनके बारे में ज़रूरी है। बाकी आप बस ये ध्यान रखिए कि जो जिनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे। हेमा भारली ये स्वतंत्र कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सर्वोदय नेता थी। चुन्नी स्वामी भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे। डेनिस गोल्डबर्ग ये रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध अफ्रीकन कार्यकर्ता थे। उसके अलावा रोनाल्ड विवियन ये प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलमनिस्ट थे। और उसके बाद हम अगर हम देखें अजय कुमार त्रिपाठी ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। रिनोड कन्नड़ पोएट के एस निसार अहमद कन्नड़ भाषा के पूर्व कवि ये नहीं रहे। उसके बाद दलित एजिमलाई या एजिलामाई ये जो है नहीं रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। रॉब गिब्स ये दिग्गज निदेशक और कथाकार थे, ये नहीं रहे। पंडाडा कुटप्पा ये कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के हॉकी रेफरी थे। हरिशंकर वासुदेवन ये इतिहासकार थे, नहीं रहे। उसके बाद लिटिल रिचार्ड रॉक एंड रोल के जनक थे, रॉक एंड रोल जो होता है डांस फॉर्म उसके जनक थे। राजा रंगप्पा नायक ये पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता थे। मनमीत सिंह वालिया ये भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन थे। शफीक अंसारी दिग्गज टीवी अभिनेता थे, क्राइम पेट्रोल में उनको देखा गया था। उसके बाद जेरी स्टिलर ये अमेरिका के हास्य कलाकार थे। बेटी राइट ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोलो सिंगर थी। उसके बाद साई गुंडेवार ये मॉडल और वॉइस ओवर अभिनेता थे, उद्यमी थे। देवेश रॉय ये दिग्गज बंगाली लेखक थे। उसके बाद अनीस उजम्मन ये बांग्लादेश के लिटरेरी पर्सनालिटी यानी प्रख्यात साहित्यकार थे। उसके अलावा काजिमपुर अरबदली ये जो हैं ईरान के रिप्रेजेंटेटिव थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में, ठीक है। रत्नाकर मतकरी ये वेटरन मराठी राइटर प्ले राइट यानी कि लेखक और नाटककार थे। बलवीर दोसांझ 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। एशले कूपर ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार। हाना किमुरा जापान की पेशेवर पहलवान। मोहित बघेल बॉलीवुड अभिनेता। गिगी सिमोनी इंटर मिलान के पूर्व कोच। श्यामला जी भावे शास्त्रीय संगीतकार। उसके अलावा मुज्तबा हुसैन ये प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार। आर शाणमुगम ये तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच। अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। बेजन दारूवाला एस्ट्रोलॉजर ये नहीं रहे थे। उसके बाद योगेश गौड़ दिग्गज गीतकार। उसके बाद MP वीरेंद्र कुमार राज्यसभा MP थे केरल से। तो अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स इवेंट पर। आपको पता है कोरोना वायरस के समय ज़्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट्स स्थगित हुए हैं, तो न्यूज़ भी उन्हीं के बारे में है। फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान चलाया, ठीक है। और इससे भारत की तरफ से जुड़े हैं भारत के पूर्व फुटबॉल टीम के कप्तान बाईचुंग भूटिया और एम्बेसडर है भारत की तरफ से। तो नए पुराने 50 एम्बेसडर्स को कलेक्ट करके ये वी विल विन अभियान चला रहे हैं फीफा वाले, स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कोविड-19 के चलते कि कोई भी गेंदबाज गेम के समय लार या पसीने से, ठीक है, यानी सलाइवा या स्वेट से गेंद को चमकाने का प्रयास नहीं करेगा। जैसे फास्ट बॉलर जो चमकाने का प्रयास करते हैं साफ साफ दिखे जिससे और पकड़ में आए, तो लार और पसीने का इस्तेमाल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हालांकि ICC ने भी इसी मंथ ये गाइडलाइन जारी की है कि ICC के अनुसार पसीना अलाउ है, आप लार का उपयोग नहीं करेंगे। पसीने से कोरोना वायरस नहीं फैलता, इस वजह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन जो है पीटर एब्डन, इन्होंने रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया अपना।
न्यूजीलैंड का जो वार्षिक क्रिकेट अवार्ड समारोह होता है उसमें आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला देखेंगे खाली। इंटरनेशनल विमेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर सुजी बेट्स बनी है। इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर केन विलियमसन। T20 विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर सोफी डिवाइन। और मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर रॉस टेलर को बनाया है न्यूजीलैंड के अवार्ड्स में। संदीप कुमारी वाडा ने इन्हें जो है प्रतिबंधित कर दिया 4 साल के लिए। डोप टेस्ट हुआ था और इसमें इनके लहू में, इनके रक्त में स्टेरॉइड की मात्रा पाई गई थी। ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल नेटेशन जो भी बोलते हैं, तो फीना ने पोस्टपोन कर दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होनी थी आपकी 2021 मई में। अब चूंकि कोरोना वायरस की वजह से हो ही नहीं पाई और आगे की डेट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई की हुई हैं ओलंपिक ने, तो इनको आगे बढ़ा दिया गया इन गेम्स को। ये अब होंगे 2022 में 13 से 29 मई को। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी जो हैं यूसुफ होसम, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। मैच फिक्सिंग और करप्शन के चार्जेस इन पर लगे हैं। ये टेनिस प्लेयर थे आपके इजिप्ट के यूसुफ होसम। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया है। इसको इस साल अगस्त में होना था, लेकिन अब ये होगा आपका 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 में। ठीक है। ये कैरोलिना मॉरिन स्टेडियम स्पेन में होगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसको FIH बोलते हैं, इनकी 47वीं कांग्रेस में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ये हम अपॉइंटमेंट सेक्शन में भी देख ही चुके हैं। पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। शॉटपुट प्लेयर थी ये, अब ने मतलब अब प्लेयर नहीं है। इन्होंने जो है जकार्ता में इंडोनेशिया में स्वर्ण जीता था शॉटपुट में पैरालंपिक में। क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक पद पर नहीं रह सकता है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक इनके नाम है। फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला था अंडर 17 विमेंस का इंडिया में, और अब ये शिफ्ट कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से। अब ये होगा आपका फरवरी से मार्च में 2021 में। नॉर्थ कोरिया जो है इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था एशियन टीम के तौर पर। जापान ने भी। इंडिया जो है होस्ट के तौर पर टूर्नामेंट खेलने वाला था, लेकिन अब ये 2021 में होगा। चाइना की टीम ने FIDE का जो chess.com चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। इन्होंने US को हराया था और राउंड रॉबिन स्टेज में जीत लिया। फ्रेंच के जो साइकिलिस्ट हैं रेमी डी ग्रिगोरियो, इन पर UCI जो कि रेगुलेटरी बॉडी है साइकिलिंग की, उन्होंने 4 साल का प्रतिबंध इन पर लगा दिया है। मैंने आपको जैसे बताया ICC ने अलाउ किया है कि सलाइवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पसीने का इस्तेमाल गेंद चमकाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। बुंदेसलीगा पहला वो मेजर स्पोर्ट इवेंट बना जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद खेला जाना शुरू हुआ। जर्मनी का ये प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है बुंडेसलीगा, ये शुरू हुआ था। ठीक है। 80,000 से अधिक खिलाड़ियों की दर्शक क्षमता थी। ठीक है। लेकिन बगैर दर्शक के इसको खेला गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है नाडा, इन्होंने 2 और लोगों को सस्पेंड किया, सविता कुमारी को और अंकित सिसोदिया को। एंटी डोपिंग रूल्स को इन्होंने वायलेट किया और पावर लिफ्टर्स जो 2 हैं सविता और अंकित, इनको सस्पेंड कर दिया गया। श्रीलंका के सेहान मधुशंका को अभी सस्पेंड कर दिया है। हेरोइन के साथ उनको पकड़ा गया था, मतलब नशीले पदार्थ के साथ, हेरोइन के साथ। 36वां नेशनल गेम्स जो है वो कोविड-19 के चलते जो है शिफ्ट करा गया है और करना ही पड़ा। ये गोवा में होने वाला था आपका 36वां नेशनल गेम्स और हो नहीं पाया, तो आगे देखते हैं कब होगा। अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। जब नई डेट्स आएंगी तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी ने जो है वाडा जिसको बोलते हैं 4 साल का प्रतिबंध लगाया है किरणजीत कौर पर। टाटा स्टील कोलकाता 25K में इन्होंने जो मेडल जीता था वो भी इनसे छीन लिया गया इस कृत्य पर। एनोबोस्पार्म ये सब्सटेंस मिला था जो प्रतिबंधित है इनके शरीर से जब इनका टेस्ट किया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये महानिदेशक अब फिर आगे 2 साल के लिए बने रहेंगे। अब समिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल समिट सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित हुई, लेकिन ये ऑनलाइन ही आयोजित हुई थी। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था श्री रविशंकर प्रसाद ने। ये डिजिटल माध्यम से हुई थी ये समिट। प्रधानमंत्री ने NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
इस समय जो NAM के चेयरपर्सन है प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के इल्हाम अलीएव, इन्होंने अध्यक्षता की थी और थीम वही थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो जो हिंदी में है वो अंग्रेजी में दोनों में लिखा हुआ है। एसोचैम ने भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की और भारत का प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिनका है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और भारत और बांग्लादेश की तरफ से उन्हीं के काउंटर पार्ट थे वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी। ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर डिजिटल कॉन्फ्रेंस की गई जिसका नाम रीस्टार्ट रखा गया है, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। और इस पर शामिल हुए थे डॉक्टर हर्षवर्धन जो इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और कह सकते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ट्राइबल लाइवलीहुड एंड सेफ्टी पर एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 20 से अधिक राज्यों के यूटीज के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रियों ने और वन राज्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। न्यू दिल्ली में हुआ था ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 32वीं कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट हुई थी और आप जानते हैं कि टॉपिक क्या रहा होगा, कोविड-19 रिस्पॉन्स। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की कोविड-19 पर यह बैठक हुई थी। पहले तो ये अलग अलग जगह पर होनी थी लेकिन एक बार फिर से ऑनलाइन माध्यम से हुई थी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था SCO के। तो हमारे विदेश मंत्री ने भाग लिया जिनका नाम है श्री S जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। और कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता किसने की? रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने। सेकेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टेरियल मीट हुई थी और इसमें जो है उद्योग मंत्रियों ने भाग लिया था। इसको चेयर किया था सऊदी के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स माजिद अल कसाबी ने और भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के श्री पीयूष गोयल ने। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 73वां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सत्र हुआ था। यह हर साल होता है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन इस बार ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। तो इसमें भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चूंकि ये था तो हमारी तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से हमारे मंत्री गए थे, मतलब शामिल हुए इसमें कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हर्षवर्धन ही। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी के चेयरपर्सनशिप में हुई थी। 22वीं बैठक थी ये इसकी, ये यहाँ पर है। तो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जो जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इस पर चर्चा हुई थी और लोगों तक ये बात पहुंचाई गई। रशिया ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। ठीक है। तो ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, तो इनके टैक्स प्राधिकारियों की बैठक हुई थी और इसमें हमारे तरफ से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी गए थे, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मतलब कोई कहीं गया नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सब सारी सबमिट्स हुई हैं इन दिनों लगातार 3 महीने से। तो ये यहाँ पर बात की जा रही थी कि टैक्स प्राधिकारी कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने स्तर पर क्या क्या कदम उठा रहे हैं। रिपोर्ट और इंडेक्सेस की बात कर लें तो खाली एक ही इंडेक्स आया था मई 2020 में। मई 2020 में इंडेक्स आया था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार इंडिया की रैंक है 74वीं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। और फर्स्ट प्लेस किसका है? स्वीडन का। सेकंड किसका है? स्विट्जरलैंड का। और थर्ड किसका है? फिनलैंड का। बस इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन वाइज न्यूज़ डिस्कस किए जाने के बाद हम लोग इस पर आधारित MCQs करेंगे। MCQs में वो चीज़ें भी हो जाएंगी कवर जो सेक्शन वाइज में रह गई थी या फिर जो कवर नहीं की जा सकती थी। नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। पहला है कि इस प्लेटफॉर्म को व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारी मंच ने 2 मई 2020 को लॉन्च करने की घोषणा की थी। ये सही है। देश भर में रिटेल ट्रेडर्स के लिए इसे बनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 बोथ करेक्ट, C। 5 मई 2020 को लॉन्च किए गए गरुड़ पोर्टल के बारे में सही कथन बताइए कौन सा है। पहला है कि यह पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया है। गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स
दोनों ही करेक्ट हैं। उसके बाद है कि इस पोर्टल को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी नई दिल्ली के सीनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री विक्रम सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में कोविड-19 पर आभासी यानी कि वर्चुअल G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये हम देख चुके हैं, समिट्स में प्रतिनिधित्व किया था रविशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 5 मई 2020 को नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर के सुरक्षित दादा दादी और सुरक्षित नाना नानी अभियान शुरू किया है? ये अभियान शुरू किया था पीरामल फाउंडेशन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो स्पेशल सीनियर सिटीजन्स की जो है देखभाल जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इम्यूनिटी उनकी कम होती है और कोरोना वायरस जिनकी कम इम्यूनिटी है उनके लिए काफ़ी खतरनाक है। कोविड-19 पर मंत्री समूह की 15वीं बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई, सही है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है, मतलब ये मीटिंग जो है लखनऊ में नहीं हुई थी, ये हुई थी दिल्ली में निर्माण भवन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट पूछा है ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए। मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक भलाई के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानव सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी पहल शुरू की थी? तो इस पहल का नाम है, इस इनिशिएटिव का नाम है मनोदर्पण, ऑप्शन नंबर डी, मनोदर्पण। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से लड़ाई में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए अमेरिका ने $2 बिलियन फंड की घोषणा की थी। ये $2 बिलियन आए हैं चाइना की तरफ से, ये रॉन्ग हो गया। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया चरण पादुका अभियान, माइग्रेंट लेबरर्स जो पैदल जा रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये पहल थी मध्य प्रदेश पुलिस की। अगला है कि हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जो हैं, या फिर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के हेड हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने जो है कचरा मुक्त शहरों का रेटिंग कार्ड रिजल्ट पेश किया है। तो कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग आ चुकी है, तो रेटिंग में टॉप पर कौन है? इंदौर है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन हमारा सही है, थर्ड वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस संस्था ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन को सक्षम बनाने के लिए 34.6 करोड़ डॉलर ऋण को मंजूर किया है? ये फंड जारी किया है या फिर जो है अनाउंस किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी, एडीबी। इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। ईरानी संसद ने अपनी मुद्रा रियाल को जो है बुनियादी इकाई टोमन के साथ बदलने की घोषणा की है, ठीक है, कि एक बेसिक यूनिट आएगा टोमन, उससे रिप्लेस कर देंगे। सेकंड है न्यूज़ की नितिन गडकरी ने 8 मई को धारचूला से लिपू लेक जो चाइना की सीमा से लगता है इस तक सड़क संपर्क का उद्घाटन किया। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला नॉट करेक्ट है क्योंकि नितिन गडकरी जी ने नहीं अनाउंस किया था, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह इस समय हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने धारचूला से लेकर के लिपू लेक तक सड़क संपर्क का उद्घाटन किया था डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर। हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की सहायता करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने HC कार्ड या H कार्ड, हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो ये विकसित किया है CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, नॉट करेक्ट है? राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट RBI को सौंप दी। तो ये न्यूज़ गलत है, RBI को नहीं सौंपी थी इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सौंपी थी और पर्टिकुलरली हमारे वित्त मंत्री को सौंपी थी, निर्मला सीतारमण जी को। तो ये रॉन्ग हो गया। और इंडिया का टारगेट है इस रिपोर्ट के हिसाब से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना 2025 तक, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। डेफिनेटली आगे बढ़ाया जाएगा टारगेट, क्योंकि जैसी कंडीशंस चल रही हैं। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओनली वन, मतलब पहला वाला नॉट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि NCSTC ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार पर यश कार्यक्रम शुरू किया है। यश का फुल फॉर्म होता है ईयर ऑफ अवेयरनेस एंड सोशल हेल्थ। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। NCSTC का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इनकी यश पहल के बारे में और NCSTC के बारे में।
अगला क्वेश्चन है कि आयु रक्षा अभियान का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक के साथ किया गया। तो आपको पता लग गया कि जब दिल्ली पुलिस की जंग है तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं लॉन्च किया होगा इसको, इसको लॉन्च किया होगा दिल्ली पुलिस ने। तो ये वाला हो गया हमारा नॉट करेक्ट, यही हमारा आंसर है। और इसका उद्देश्य क्या है, थर्ड में लिखा हुआ है मेन पर्पस है फ्रंट लाइन वर्कर्स की सहायता करना। तो ये और ये हो गया सही, हमारा फर्स्ट वाला हो गया रॉन्ग। अजय तिर्की ने 1 मई 2020 को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब हमको ये बताना है कि ये किसका स्थान लेंगे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। तो मतलब इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे आपके रविंद्र पनवाड़, ऑप्शन नंबर ए। यूएसएआईडी ने भारत की पहल परियोजना के लिए $3 मिलियन प्रदान किया है। पहल का मतलब है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्जिविटी। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ 1 और 2 सी। यूएसएड्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने जो है 3 मिलियन का एड इंडिया को प्रोवाइड किया है। ओपन बजट सर्वे द्वारा एक बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों की रैंकिंग निकाली गई और इसमें इंडिया की रैंक है 53वीं। आपको बताना है कि बजट प्रैक्टिसेस में और बजट ट्रांसपेरेंसी में और अकाउंटेबिलिटी में पहला स्थान किसने हासिल किया है। पहला स्थान मिला है न्यूजीलैंड को, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने भौगोलिक सूचना प्रणाली डैशबोर्ड बनाया है जो कोविड-19 के विभिन्न हॉटस्पॉट्स, हीट मैप्स, पॉजिटिव केसेस और आगे आने वाले मतलब जो मामले जो हैं बंद हो चुके हैं, क्लोज्ड केसेस या फिर रिकवर्ड केसेस जो हैं, उन पर एक डैशबोर्ड बनाया था। तो ये किया था आगरा ने। आपको पता होगा कि आगरा कोविड-19 का मोस्ट अफेक्टेड जिला अब तक का रहा है उत्तर प्रदेश के जो भी रिकॉर्ड बनाया कोविड-19 में उसमें, तो इन्होंने ये डैशबोर्ड बनाया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में 11 मई 2020 को 10 राज्यों से ई नैम यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेटफॉर्म में कितनी मंडियों को जोड़ा गया था। तो इन मंडियों की संख्या है आपकी 177, जहाँ पर कृषि जी के आती है या फिर जैसे UPSSC वाले जो हैं इसको देख सकते हैं, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सी 177 मंडियों को 10 राज्यों से जोड़ा गया है हाल में नहीं, मतलब अब तक 177 को जोड़ा जा चुका है मई 2020 तक। हाल ही में महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बी लाल के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक ई बुक जारी की गई है, बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। इसका विमोचन किसने किया। विमोचन किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने, ऑप्शन नंबर ए। हम बुक्स एंड ऑथर में भी देख चुके हैं सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए मई 2020 मंथ में। अब तक 17 राज्य मई 2020 मंथ तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जुड़ चुके हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। मई 2020 में किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए CSIR ने किस ऐप की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो CSIR ने जो ऐप बनाया था उसका नाम है किसान सभा, ऑप्शन नंबर ए किसान सभा। 2020 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी इस बार जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, तो इसमें जो है ये हर साल हम कब मनाते हैं, इसकी डेट बताना है। इसकी डेट है 3 मई, ऑप्शन नंबर बी 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कम से कम वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया जाना है। तो एक वर्ष में 120 दिनों का रोजगार यहाँ पर मुहैया करवाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पशु एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। इसका उपयोग नैदानिक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इसका नाम है आपका ई-कॉवसेंस। ई-कॉवसेंस क्या कर सकता है कि मानव लार में आपका नोवेल कोरोना वायरस के लिए एंटीजन है कि नहीं, इसका पता जो है मात्र 30 सेकंड में लगाया जा सकता है। तो ये है ई-कॉवसेंस, ऑप्शन नंबर ए। आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि बताइए ई-कॉवसेंस जो कि सलाइवा डिटेक्टर था, सलाइवा में एंटीजन जो डिटेक्ट कर सकता था, इसको किसने डेवलप किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए।
4 मई 2020 को नई दिल्ली के कृषि भवन में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM या फिर जो आपका सरकारी अमेजोन होता है, तो द सरस कलेक्शन इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसको जो है GEM ने और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने मिल करके चलाया है इनिशिएटिव को। इसको लॉन्च किसने किया ये बताना है। तो लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन नंबर सी। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए। 2 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, शरद ऋतु और वसंत के समय। अगला अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा ये बताना है। तो अगला मनाया जाएगा 26 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन 3 भारतीय पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2020 मिला है? पत्रकारिता पर या किसी भी प्रकार के लेखन पर अमेरिका में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है पुलित्जर, और ये इस बार मिला है 3 भारतीय मूल के पत्रकारों को, मुख्तार अहमद, यासीन डार और चन्नी आनंद, फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में। चूंकि फीचर फोटोग्राफी में भारतीयों को मिला है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, इस वजह से खाली हम इसको ध्यान रख रहे हैं, वरना हम इसको ध्यान नहीं रखते। हम ध्यान रखते हैं खाली एक ही कैटेगरी जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिक्शन की कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है कॉल्सन व्हाइटहेड को। उनका जो उपन्यास है द निकल बॉयज, इसके लिए द निकल बॉयज। हाल ही में किस देश के नए लॉन्च किए गए मार्क 5B वाहन रॉकेट ने 5 मई 2020 को देश की नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान के परीक्षण संस्करण और अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए कार्गो वापसी कैप्सूल ले जाने की अपनी पहली उड़ान भरी है? तो ये उड़ान भरी गई थी चीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कोविड-19 महामारी के अनिश्चित और बढ़ते समय के दौरान एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में कितने राज्यों ने पार्टिसिपेट किया ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों ने भाग लिया था यहाँ पर, और कोल्ड चेन परियोजनाओं से संबंधित जो स्टेक होल्डर्स है वो यहाँ पर शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, रूस ने 9 दिसंबर 2020 को बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च किया। मतलब ये करेंगे, अभी आए नहीं दिसंबर, तो ये करेंगे। अगला है कि इस उपग्रह का उपयोग आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किया जाएगा। दोनों ही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। आपसे जो है 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको विमान का नाम दे करके देश का नाम पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि किस रीजन की निगरानी करेगा। तो ये आर्कटिक रीजन की निगरानी करेगा, आर्कटिका M। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो उनके बाहरी राज्य से आ रहे थे लोगों से, उनको अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसके लिए चलाया था निगाह कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयुष कवच ऐप का अनावरण या फिर उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह ऐप स्वास्थ्य संबंधी युक्तियां प्रदान करेगा, जो है गाइडलाइंस और मिनट्स, और कोविड-19 महामारी के बीच आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। दोनों ही कथन सही है। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आयुष कवच आने की संभावना है थोड़ी बहुत, तो इसको याद रख सकते हैं। बोथ ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 करेक्ट। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक सबसे बड़ा अभियान चलाया था। इसको क्या कहेंगे? तो ये पूरा अभियान चलाया गया था वंदे भारत मिशन के तहत। जो विदेशों में हमारे भारतीय भाई फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। बुक्स एंड ऑथर सेक्शन का क्वेश्चन है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इसका विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक हैं BN थापर और लेखिका नेहा द्विवेदी। ये पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर आधारित है। तो यही है, तीनों ही सही है इसके बारे में। बुक्स एंड ऑथर सेक्शन में भी आपने देखा इसके बारे में, टी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में प्रतिवर्ष 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? ये मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ऑप्शन नंबर डी, रेड क्रॉस डे।
विश्व थैलीसीमिया दिवस हर साल हम लोग 8 मई को ही मनाते हैं। इस बार इसकी थीम थी द ड्रॉइंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलीसीमिया, टाइम फॉर ग्लोबल एफर्ट टू मेक नॉवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट है यहाँ पर वर्ल्ड थैलीसीमिया डे के बारे में। हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ उनकी सुपरएनुवेशन एज जो है यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु इसको बढ़ा दिया है। पहले यहाँ पर हुआ करती थी 58, अब कर दिया है इसको 59। ऑप्शन नंबर ए। 9 मई 2020 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार इसका मुख्य विषय था या थीम बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है इसके बारे में। आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। पुणे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना की जांच के लिए एक एंटीबॉडी किट डेवलप की है। इस किट के माध्यम से 2.5 घंटे में 90 सैंपल्स की जांच की जा सकती है और इसका किट का नाम रखा गया है कोविड कवच एलिसा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसके बारे में आपसे पूछ लेंगे कि कोविड कवच एलिसा किसने डेवलप किया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर नीला शीर्षक के साथ देखो अपना देश वेबिनार का 17वां सत्र आयोजित किया। देखो अपना देश जो है, हम लगातार इसको फॉलो करते हैं आ रहे हैं मतलब करंट अफेयर में। इसके पहले भी वेबिनार देखे थे। ये वेबिनार कंडक्ट करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑप्शन नंबर बी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होना था 2 नवंबर 2020 से, लेकिन अब इसको रद्द करना पड़ा है। अब ये टूर्नामेंट रीशेड्यूल किया गया है। हमको बताना है अब ये कब होगा। अब ये होगा 17 फेब 2021 से लेकर के 7 मार्च 2021 तक भारत में ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रशिक्षण की चरणबद्ध प्रणाली के लिए एक मॉड्यूल तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का सृजन किया। इस समिति को हेड कौन करेंगे बताना है। इसको हेड करेंगे रोहित भारद्वाज। ऑप्शन नंबर बी, रोहित भारद्वाज। यानी कि ट्रेनिंग शुरू की जा सके, फेज्ड वे में ट्रेनिंग जो है एथलीट्स की शुरू की जा सके। अगर खेल नहीं भी हो रहे हैं तो उनको जो है ट्रेनिंग करने का मौका मिले उनके ग्राउंड्स पर। इसके लिए कमेटी गठन किया गया है, रोहित भारद्वाज समिति। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए भारत ने 13 मई 2020 को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सही है। और इस बैठक में 8 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। तो ये सब सही है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एकमात्र रैंकिंग आई थी मई 2020 में और भारत ने 74वां स्थान इसमें हासिल किया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है बताना है। तो प्रथम स्थान मिला है स्वीडन को। ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड रैंक है स्विट्जरलैंड के पास और थर्ड रैंक है फिनलैंड की। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 मई को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। करेक्ट है। और इस सम्मेलन का विषय था राष्ट्रमंडल द्वारा समन्वित रूप से कोविड-19 के लिए प्रतिक्रिया करना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों और बंगाल के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद करने के लिए 2 परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक है स्नेहर पोरोश और दूसरी योजना का नाम आपको बताना है। दूसरी योजना है प्रोचेस्टा। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ट्यूना डे जो है हम लोग 7 मई को मनाते हैं, यही वाला नॉट करेक्ट है। वर्ल्ड ट्यूना डे आपका होता है 2 मई को। ठीक है, ये हो गया नॉट करेक्ट। और स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी के अंत की घोषणा करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना था, ये करेक्ट है। उसके बाद रिसेंटली अम्फान आया था, अम्फान साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन में, इसका नाम दिया थाईलैंड ने। इसने वेस्ट बंगाल और ओडिशा को प्रभावित किया। करेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, ओनली 1 इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2020-2019 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग परिणामों की घोषणा की।
इसमें कितने शहरों को 3 स्टार रेटिंग मिली है बताना है। तो 3 स्टार रेटिंग मिली है 65 सिटीज़ को, ऑप्शन नंबर सी। केवल 6 सिटीज़ जो है ये 5 स्टार पर रही हैं और टॉप पर है इसमें इंदौर। उसके बाद 70 सिटीज़ ऐसी हैं जिसको 1 स्टार रेटिंग मिली है। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में बात करनी है। इसका आयोजन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा स्विट्जरलैंड में, करेक्ट है। इस सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हैं क्योंकि सही है। WHO ने कोविड-19 के अलावा ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों को संबोधित किया। तो सारे के सारे कथन यहाँ पर आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले कस्टमर्स के लिए वीडियो KYC की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बना है? ये आ सकता है हमारे किसी भी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में खासकर, कि कोटक महिंद्रा बैंक वो पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से KYC कराने की मंजूरी दी है। नो योर कस्टमर आपने देखा होगा, आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपकी डिटेल्स ली जाती हैं, आपकी फ़ोटो अटेस्ट करवाई जाती है, आप खुद जाते हैं तभी वो KYC पूरी होती है। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कोटक महिंद्रा बैंक KYC करना चाहता है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल जो है हम लोग बनाते हैं 20 मई को, करेक्ट है। 2020 में मधुमक्खी दिवस का विषय था बी इंगेज्ड, करेक्ट है। पहली बार मधुमक्खी दिवस हमने मनाया था 2018 में। तो सारे के सारे कथन यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में किस राज्य की क्लब फर्स्ट कंपनी ने कोविड-19 संकट के बीच में लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए सोना 1.5 और सोना 0.5 नाम से भारत का एक पहला सर्विस रोबोट लॉन्च किया है? तो सर्विस रोबोट लॉन्च किया है क्लब फर्स्ट कंपनी ने, जो कि है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। सैयद अकबरुद्दीन को इन्होंने रिप्लेस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ सकता है एग्जाम में। अमेजॉन इंडिया ने लॉजिस्टिक्स में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए साझेदार सहायता कोष स्थापित किया है, करेक्ट है। अमेजॉन इंडिया के बारे में भी आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट, 1 और 2। हाल ही में किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता करने के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बॉट विकसित किया है? ठीक है, आर बॉट इसको शॉर्ट में बोलेंगे। आर बॉट बनाया है साउथ सेंट्रल रेलवे ने, ऑप्शन नंबर बी। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे हैं, इनसे जो है हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, मतलब हमारे एग्जाम में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन जरूर आ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अजय कुमार भल्ला वर्तमान में हमारे गृह सचिव हैं, लिखा है। और अंतर्राष्ट्रीय डॉन कोरस 3 मई को मनाया जाता है, डॉन कोरस डे। नीरज धवन को यस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में किन परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल ऐप नेशनल टेस्ट अभ्यास शुरू किया है? हालांकि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर ही हैं, तो किस एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए है? जेई और नीट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए ऐप दे दिया गया, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए SCTIMST द्वारा जो है अगप चित्रा मैग्ना लॉन्च किया है। आपका ये फुल फॉर्म है इसका, SCTIMST इसका श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारे आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ करेक्ट। गोविंद राजुलू चिंटला को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह अनाउंस कर दिया है, 2021 से बनेंगे। वैसे शाजी केवी और PVS सूर्य कुमार को नाबार्ड के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 और 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में झारखंड में किस जिले ने प्रवासी श्रमिकों को पैदल यात्रा करने देने के बजाय उन्हें बस से उनके मूल स्थानों पर पहुंचाने के लिए तत्पर योजना शुरू की थी? तत्पर योजना चलाई थी रांची ने, ऑप्शन नंबर बी, रांची। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान चलाया, करेक्ट है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के केंद्र के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर जो है 3 मई 2020 तक जो है 27.1% थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और बहुत चिंताजनक भी। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। कपड़ा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बॉडी सूट, यानी कि जिसको बोलेंगे हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी सूट्स, जिसको पीपी बॉडी सूट्स बोलेंगे, जो टर्म आजकल न्यूज़ में है, इस में जो है कौन सी कंट्री टॉप पर आती है लिस्ट में? इंडिया को सेकंड स्थान मिलना चाहिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अनुसार, और पूरे विश्व में टॉप पर पीपी किट्स बनाने में कौन रहा है? चाइना, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरे नंबर पर भारत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और इस बार इसकी थीम थी हमारा समाधान प्रकृति में नहीं थे, यानी आर सोल्यूशंस आर इन नेचर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट है यहाँ पर सी। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है झाबुआ में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी कारों की खरीद को और सुविधाजनक बनाने के लिए बाय नाउ पे लेटर वित्त पोषण स्कीम शुरू की है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के ये लोन सुविधा है। इसमें क्या है कि आप गाड़ी खरीदने के 2-3 महीने बाद ईएमआई देना शुरू कर सकते हैं, तो ये है कुल मिला के। और बाकी बाय नाउ पे लेटर ऐसा कुछ नहीं कि अभी खरीदिए बाद में कभी मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 29 मई को, और इस बार इसकी थीम है विमेन इन पीस कीपिंग की टू पीस। तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को नैनो टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी में यंग कैरियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है कि आरबीआई के केंद्रीय बैंक, मतलब हमारा जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसके निदेशक के रूप में सचिव अरुण द्विवेदी को नामित किया गया है। एक्चुअली तरुण बजाज नाम के व्यक्ति बने हैं, ये इनका नाम गलत है। हमारा कौन सा नॉट करेक्ट है? ओनली सेकंड, फर्स्ट करेक्ट है। केरल सरकार ने गरीबों को मुफ्त इंटरनेट पहुंचाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। ये योजना जो है कब तक शुरू कर दी जाएगी, मतलब ये कब तक इसको अंजाम दे दिया जाएगा? इनका मानना है कि दिसंबर 2020 तक वो अपने सभी नागरिकों को नेट दिलवा देंगे, 2020 दिसंबर तक। इसको कहा जा रहा है केरला ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क या फिर केफोन प्रोजेक्ट। यूजीसी ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और नए एकेडमिक कैलेंडर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी मई में, कि आगे कैसे क्या होगा, परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की। उसके अलावा ये जो है मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2 बोथ। सेकंड वाला बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का नाम क्या है, जिन्होंने राज्य के राष्ट्रीय और राजकीय मार्गों के साथ साथ 800 किलोमीटर हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा की है? तो हर्बल रोड्स बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहा है यहाँ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए। जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑपरेटिंग ने नदी के प्रबंधन का भविष्य शीर्षक से आइडियाथॉन लॉन्च किया था, ये करेक्ट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का 2 मई को निधन हो गया। तो ओबिचुरी सेक्शन में हमने देखा दोनों ही न्यूज़ सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर नॉट करेक्ट है? ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जैज डे हम लोग मनाते हैं 27 अप्रैल को, ये वाला रॉन्ग है। जैज डे हम लोग कब मनाते हैं? 30 अप्रैल को, तो ये वाला रॉन्ग है हमारा, सी वाला बाकी सही है। टाटा टेक्नोलॉजीज के बारामूला और मतलब इन्होंने कहा है कि बारामूला और जम्मू में आविष्कार, नवाचार, ऊष्मायन और प्रशिक्षण के लिए 2 केंद्र स्थापित करेंगे, टाटा टेक्नोलॉजीज ने बोला है। डीआरडीओ का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्या लॉन्च किया है। तो अतुल्या न्यूज़ में था ये काफ़ी, अतुल्या लॉन्च किया डीआरडीओ के डीआईएटी ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने, और टाटा टेक्नोलॉजी 2 अपने सेंटर खोलेगा इनोवेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग पर बारामूला और जम्मू में। तो दोनों ही न्यूज़ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है कि अजय तिर्के जो है ये बने हैं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में, पदभार ग्रहण किया इन्होंने, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि मणिपुर के चाक हाओ यानी कि काले चावलों को और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 बोथ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान जल शक्ति मंत्रालय के हेड हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये करेक्ट है। उसके बाद चुन्नी स्वामी का निधन हो गया था, ये क्रिकेटर थे, लिखा हुआ है, ये फेमस फुटबॉलर थे। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने शुरू किया है, ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ओनली, नॉट करेक्ट पूछा है, सेकंड ओनली नॉट करेक्ट है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का ऑर्डर देने के लिए excise.wb.gov.in वेबसाइट लॉन्च की थी। उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था, और या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोमलगेट किया था एक ऑर्डिनेंस, जिसके तहत श्रम कानूनों को जो है निलंबित कर दिया था एक अध्यादेश से 3 वर्षों के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया ने कुशल रॉय को अपनी खुदरा बैंकिंग का एक नया प्रमुख नियुक्त किया है, करेक्ट है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। एक्चुअली इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, नॉट को यहाँ पर इग्नोर करिएगा। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। चूंकि बच्चे आ नहीं सकते थे स्कूल, तो इस वजह से राशन के रूप में मिड डे मील उनका प्रोवाइड करवाया गया मध्य प्रदेश में, करेक्ट है। उसके बाद है कि टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड हार्मनी फॉर दोज हु लॉस्ट लाइव्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी विश्व युद्ध द्वितीय में अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण का और सामंजस्य का दिवस 8 और 9 मई को मनाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाई जाती है, करेक्ट है। मुख्यमंत्री युवा या फिर युवा योग योजना ये त्रिपुरा सरकार ने शुरू की थी, ये करेक्ट है। और उसके बाद आयुष संजीवनी ऐप को डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए एक उच्च स्तरीय समिति सृजित करने का आदेश दिया है, जिसके प्रमुख होंगे श्री अजय कुमार भल्ला, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि इंदु शेखर चतुर्वेदी ने 11 मई 2020 को नए वित्त सचिव के तौर पर ज्वाइन किया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव बनेंगे इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन के समय राज्य में वापस आए प्रवासियों को यहाँ पर बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की थी, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि थेरी डेलापोर्ट अभी बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर विप्रो के, इन्होंने आबिदाली नीमचवाला को रिप्लेस किया है। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 and 2 बोथ। जम्मू कश्मीर के केसर को अभी हाल में जीआई टैग मिला है, और जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी करेक्ट है। इसमें पूछा है नॉट करेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट है थर्ड वाला। भारत जो है वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में देशों की सूची में 3रे स्थान पर है लेटेस्ट में, 10वें पर नहीं है, तो ये वाला हो गया नॉट करेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, ये वाला नॉट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन 2019-2020 में 0.6% बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मोस्ट ग्लोबली वॉच्ड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का, ठीक है, ये न्यूज़ में रही थी काफ़ी चीज़, करेक्ट है। और कुलमीत मक्कड़ इनका निधन हुआ है, ये सीईओ थे प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के। तो तीनों ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश का 12वां सत्र 30 अप्रैल को हुआ था। इसे अतुल्य भारतीय महिलाओं को जिम्मेदार पर्यटन में मनाने के रूप में शीर्षक दिया गया था, यानी कि सेलिब्रेटिंग इनक्रेडिबल इंडियन वुमेन इन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, कि सलाइवा का यूज़ और पसीने का नहीं किया जाएगा कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत। हालांकि फिर कुछ ही दिन बाद आईसीसी की गाइडलाइंस आ गई थी कि पसीने का उपयोग कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन सलाइवा का नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ।
सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी को आगे बढ़ाने के लिए उमंग ऐप पर भारत मौसम विज्ञान विभाग की 7 सेवाओं को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, उमंग ऐप का आपको पता है काफ़ी है पुराना, आपका 2018 की शुरुआत में आया था एकदम। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है? उमंग ऐप में आप मुझे ये बता दीजिए कमेंट करके कि एन का क्या मतलब है। बिहार पोस्टल डिपार्टमेंट ने शाही लीची और जर्दालू आम जो भागलपुर का है इसको डोर स्टेप तक पहुंचाया था अपने कस्टमर्स को, और दोनों ही को जीआई टैग मिला हुआ है बिहार से। करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें पहला है कि व्हाट्सएप ने एक्सपेरिमेंटल कोलैब नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जो छोटे म्यूजिकल वीडियो बनाने की सुविधा देता है। ये व्हाट्सएप ने नहीं किया था, ये एफबी ने किया था, तो ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश जो है 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कों का निर्माण करेगा, उन्होंने अनाउंस किया है, तो ये वाला करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1 नॉट करेक्ट, केवल एक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है सही है? निर्मला सीतारमण जी ने आधार आधारित ई केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा का औपचारिक रूप से लॉन्च किया, यानी कि आप आधार का यूज करके तत्काल रूप से अपना पैन कार्ड निकलवा सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड इन मॉनिटरी पुअर हाउस होल्ड्स एंड कोविड-19 टेक्निकल नोट, इस नाम से रिपोर्ट किसने, यूनिसेफ ने जारी की है, लिखा हुआ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। तो पहला ही वाला ही सही नहीं है। अनिल जाधव जो है ये केरल के मुख्य सचिव नहीं बने हैं, ये बने हैं श्री विश्वास मेहता, ये बने हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला श्री विश्वास मेहता। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, बाकी सारे करेक्ट है स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को शुरू करने का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार पूरे भारत में करीब 624 लेबोरेटरी खोली गई कोविड-19 के सैंपल परीक्षण के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बोथ करेक्ट, सी, एक और बी दोनों, ए और बी दोनों, या फिर 1 and 2 बोथ। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर अब सही है? हाल ही में भारत के लिए नए संसद भवन की मंजूरी दे दी गई है जिसका स्वरूप त्रिकोणीय होगा, करेक्ट। इसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आरोग्य सेतु मित्र नामक पहल शुरू की गई है, ये भी करेक्ट। उसके बाद सिडबी ने इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की थी, ये भी करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया ऑफिशियल, जिस पर लोग भ्रष्टाचार के बारे में वहां पर शिकायत कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट ने पार्टनरशिप की, समझौते वाले पोर्शन में हम देख चुके हैं एग्रीमेंट में, कोविड-19 परीक्षण किटों की डिलीवरी के लिए आईसीएमआर के साथ इंडिया पोस्ट ने समझौता किया है। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, 1 and 2 दोनों करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है अब बताना है। विनय बुधवार को अलेक्जेंडर डायलरिम्पल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, करेक्ट है ये। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च सोलराइजेशन स्कीम इन भुवनेश्वर सिटी ऑफ ओडिशा। भुवनेश्वर में नहीं करने वाले हैं, कोणार्क में करने वाले हैं, कोणार्क शहर में, कोणार्क के सूर्य मंदिर में। तो ये हमने देखा था। और ये सीबीएसई के लिए साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक जारी हुई है 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, ये करेक्ट है। इसमें से पूछा नॉट करेक्ट कौन सा है, तो ये है सेकेंड ओनली, बी। नॉर्वे की मैग्नस कार्लसन और यूक्रेन की कतेना लेग्नो ने स्टीनिट्स मेमोरियल ऑनलाइन ब्लिट्ज शतरंज में पुरुषों और महिलाओं के इवेंट जीते हैं, तो ये करेक्ट है। और भारतीय अमेरिकी चिकित्सक सिद्धार्थ मुखर्जी को न्यूयॉर्क के आर्थिक सुधार पर आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड डॉक्टर राजीव जोशी ने जीता है। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 के लिए सुमन गवानी को चुना गया है। दोनों ही अवार्ड करेक्ट हैं, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड शुरू किया है। पीएम मोदी ने बंगाल को विजिट किया था अम्फान के बाद, और उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की सहायता दी, ये लिखा है, जो कि नॉट करेक्ट है। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड ओनली, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए मोदी जी ने जो है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गए थे, 1000 करोड़ रुपए अम्फान चक्रवात की क्षतिपूर्ति के लिए, ना कि 2000 करोड़।
अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नॉट करेक्ट है। पहला है, जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये सही है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट JNK ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस अभियान शुरू किया। ग्राहकों को डिजिटल माध्यम से मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट के साथ किया था समझौता। यहाँ पर लिखा है अमेजॉन के साथ, जो कि रॉन्ग है, फ्लिपकार्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो नॉट करेक्ट है हमारा सेकंड स्टेटमेंट बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट वाला फाइंड करना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया, ये करेक्ट है। अपॉइंटमेंट में हमने देखा। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर में हमने देखा हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक रस्किन बॉन्ड है, ये भी करेक्ट है। कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार योजना, ये मध्य प्रदेश की है, ये आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश की है, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड ओनली थर्ड। कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है कि जानवी फुकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये करेक्ट है। और AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो एक कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करेगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, C 1 and 2 बोथ। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। उसके बाद है प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया, दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद है कि वी विद्यावती ये अपॉइंट की गई डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि D, उपरोक्त में से सभी करेक्ट है। कौन सा विकल्प सही नहीं है। अमेरिका की सिल्वर लेक कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि वाणिज्य मंत्रालय ने चीनी रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क जारी करने की सिफारिश की है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि प्राइम मिनिस्टर इस समय पोर्चुगल या पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरस, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एंटोनियो कोस्टा है इस समय प्रधानमंत्री पोर्चुगल के, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा ओनली 3। 26 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को रीलॉन्च किया है, ठीक है, या फिर एक्सटेंड किया है। ये जो है इस पे इन्वेस्ट करने की डेट खत्म हो चुकी थी 2020 में, लेकिन अब इसको फिर बढ़ा दिया है 2023 तक। ठीक है, 26 मई 2023 तक 23 तक, सॉरी 26 मई 2023 तक 2023 तक अब इसमें लोग जो है अब इनरोल कर सकते हैं खुद को। पहले ही इसकी लिमिट थी आपकी मतलब मई 2020 में ख़त्म होने वाली थी, अब इसको रिवैम्प कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 9250 रुपये की मैक्सिमम पेंशन आ सकती है जो लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, और जैसे जैसे कम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो पेंशन कम होती जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हो रहे हैं, ऑप्शन A एंड B बोथ, या 1 and 2 बोथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, जिसको हम लोग बोलते हैं, एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को बैन कर दिया गया है। ठीक है, प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया है, करेक्ट है। उसके बाद आवास झा ये अपॉइंट किए गए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये हमने दिखाया था आपको अपॉइंटमेंट्स में भी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, ऑप्शन नंबर C। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहला है US हाउस ने शिनजियांग में उइगरों के गैर उपचार में शामिल चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध को मंजूर कर दिया है, ये करेक्ट है। उसके बाद बिहार पहला स्टेट बना है जिसने दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने और खुद के द्वारा इन पर किए गए संरक्षण के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, और ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बना, ये लिखा हुआ है। बाकी सब डिटेलिंग सही है, लेकिन ये राज्य बिहार नहीं है, ऐसा किया है उत्तराखंड ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओनली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में दवा अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र करने वाली 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख राजेश भूषण है। ठीक है, जो आपके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री के, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है कि जर्मनी का बुंदेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल
लीग जो है ये फर्स्ट मेजर स्पोर्ट है कोविड-19 लॉकडाउन के खुलने के बाद जो बिना दर्शकों के खेला गया। तो दोनों ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ 1 और 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट है। IRDAI ने मंजूरी दे दी कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है ये 30% हिस्सेदारी अपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, ये करेक्ट है। इसके बाद है कि यूनाइटेड नेशंस हैज़ लिस्टेड खुडोल, यानी खुडोल जो गिफ्ट होता है मणिपुर, मतलब खुडोल का मतलब गिफ्ट होता है, ये इनिशिएटिव है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो खुडोल को सूचीबद्ध किया है कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये UN ने रिकॉग्नाइज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब ठीक है, आप खुडोल को खुद भी सर्च करें एक बार और देखें कि क्या है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर C, 1 और 2 बोथ। झारखंड ने एक साल के लिए 11 ब्रांड के पान मसालों के निर्माण, बिक्री, भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। करेक्ट है। उसके बाद है कि भारत सरकार ने 10 मई को मिशन सागर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस संकट के बीच हिंद महासागर राष्ट्र क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा C, 1 और 2 बोथ C। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की, सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हम लोग 12 मई को मनाते हैं, यहाँ पर लिखा है 10 मई, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, केवल सेकंड वाला इनकरेक्ट है। थर्ड वाला भी सही है, सुपर साइक्लोन का नाम अम्फान था जो बंगाल की खाड़ी में आया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य के किस शहर में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर B। हाल ही में सोहराई खोवार पेंटिंग और तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो आपका सोहराई खोवार पेंटिंग है झारखंड की और तेलिया रुमाल है आपका तेलंगाना का, ऑप्शन नंबर C। इनको मिला है GI टैग। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 14 मई 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56,654 उद्यमियों को 2 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन आवंटित किया। तो करेक्ट है ये, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर नॉट करेक्ट में ओनली 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तराखंड में राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डेटाबेस तैयार करने के लिए होप नामक पोर्टल शुरू किया गया है। होप का फुल फॉर्म है यहाँ पर हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो दोनों ही सही है, यहाँ पर उत्तराखंड की पहले होप, आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, 1 और 2 बोथ। 20 मई 2020 को भारत और किस देश के अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत दोनों देशों के प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या 8 से बढ़कर के 10 हो गई है। तो हमने समझौता किसके साथ किया है, बांग्लादेश के साथ हमने समझौता किया है, ऑप्शन नंबर C। बांग्लादेश के साथ हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं संप्रीति के नाम से। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हाउस पावर वाली सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन कहां से कहां तक किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से बरवाडीह तक ये 12,000 हॉर्स पावर या HP वाला आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो इंजन बनाया है वो चला था, ऑप्शन नंबर A। डच वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के संबंध में सही कथन चुनना है। पहला है, भारत से इस अवार्ड के लिए पत्रकार वायर के जो संस्थापक हैं सिद्धार्थ वरदराजन, इन्हें चुना गया है और इस पुरस्कार हेतु विश्व भर से 14 देशों के 17 पत्रकारों को चुना गया है। भारत से एकमात्र सिद्धार्थ वरदराजन को। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर C, 1 और 2 बोथ, 1 और 2 बोथ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 6 मई 2020 से हरियाणा ने सभी प्रकार की मादक पदार्थ मतलब शराब पर, लीकर पर कोविड-19 उपकर लगाया था, ये करेक्ट है। और रिसेंटली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्टायरीन वेपर लीक हुए थे LG पॉलीमर प्लांट से RR वेंकटपुरम विलेज से। ठीक है, तो कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए इसके बारे में। दोनों करेक्ट है यहाँ पर, 1 और 2 बोथ करेक्ट, ऑप्शन नंबर C। कौन सा कथन यहाँ पर नॉट करेक्ट है। पहला वाला आपको दिख रहा है नॉट करेक्ट है आंसर में, ओनली 1। ये क्यों नॉट करेक्ट है, इसमें लिखा है कि पहली लेबर ट्रेन चली थी आपकी हैदराबाद से झारखंड के लिए,
ठीक है। हैदराबाद से झारखंड के 2200 यात्रियों को ले गई थी, जबकि चली जरूर थी मतलब हैदराबाद से झारखंड के लिए, लेकिन 2200 नहीं 1200 यात्रियों को लेकर के गई थी। ठीक है। गूगल ने 2019 में वैश्विक स्तर पर 2.7 बिलियन अनुचित विज्ञापनों को रिमूव किया और बैन किया। तो ये दोनों सही है यहाँ पर, मतलब ये सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। 2200 पैसेंजर नहीं 1200 पैसेंजर होगा यहाँ पर। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर नॉट करेक्ट है? 14 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया, ये इनकरेक्ट है, ये मनाते हैं हम लोग 16 मई को। उसके बाद 12 मई 2020 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी रखा गया है, ये सही है। तो हमने आपको बता दिया कि 16 मई को होता है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1 ओनली इनकरेक्ट। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक मनीषा सिंह को OECD में प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है, करेक्ट है। और रिसेंटली 10 कंट्री हैं इंडिया को मिला करके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुनी गई हैं। ठीक है, मतलब भारत जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 10 सदस्य देशों में से एक है, ध्यान रखिएगा ये। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 1 and 2 बोथ। कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है? लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर थॉमस थैबेन ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। रिसेंटली सीन न्यूज इवेंट बोट इज अ बैंकिंग वायरस, ये भी सही है। खबरों में रहा इवेंट बोट या इवेंट बॉट एक बैंकिंग वायरस है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना ने दाइमर भाष डैम प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए, सही है। आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा यहाँ पर आपका नॉट करेक्ट है? हाल ही में हवाई स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है, ये करेक्ट है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लाख की खेती या फिर लैक कल्चर को कृषि का दर्जा देने के लिए वन विभाग को प्रस्ताव रखा है, ये इनकरेक्ट है। केरल के मुख्यमंत्री ने किया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लैक कल्चर को एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, हमारा नॉट करेक्ट है सेकंड वाला। पिनराई विजयन नहीं होगा, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के CM है। आई फील यू के बारे में बताइए कौन सा करेक्ट है? जिनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट जो है शुरू किया है। यह ब्रेसलेट दूसरे ब्रेसलेट के करीब आने पर एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, और जब पर्सन ज़्यादा दूसरे व्यक्ति के करीब आ जाता है तो ब्रेसलेट वाइब्रेट करने लगता है। तो ये अपनी तरह का प्रयोग है। 1 2 3 यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द अबव। आई फील यू ब्रेसलेट के बारे में तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 14 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने अपनी तरह की पहली परीक्षण मशीन कोबास 6800 को जो है देश को समर्पित किया। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 31 मार्च 2023 तक विस्तार कर दिया है। ठीक है, पहले इसकी जो आखिरी डेट थी वो मई 2020 थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 2 बोथ। मनोज आहूजा जो है ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, करेक्ट है। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मई को फेसबुक के साथ गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल प्रोग्राम की शुरुआत की है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, 1 and 2 बोथ करेक्ट। यहाँ पर लगा भी हुआ निशान। आयुष कवच ऐप के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस ऐप को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था, करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कोविड-19 बीमारी के बीच आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देना जिससे इम्यूनिटी इंक्रीज कर सके। कौन सा कथन यहाँ पर नॉट करेक्ट है? पहला है कि हैदराबाद ने कोविड-19 के फैलने को रोकने के लिए सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया था। ऐसा करने वाला शहर था अहमदाबाद, कि ऑनलाइन आप कोई भी सामान मंगाएंगे लेकिन उसका पेमेंट डिजिटल होगा, ठीक है, हाथ से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये जो है नॉट करेक्ट है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो ने वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य महासभा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से ताइवान के बहिष्कार की निंदा की। तो ये करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा A, ओनली 1 इज नॉट करेक्ट। सेवा उत्कृष्टता श्रेणी के लिए VMware 2020 रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड अनंता टेक को मिला है, ठीक है। उसके बाद गुजरात राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में एक सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली शुरू करेगा। दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही न्यूज़ करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, 1 and 2 बोथ करेक्ट।